सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग जुड़े हुए हैं बिट्टू सर के क्लास में एक बार फिर से। और अब हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग देख लेंगे लेसन नंबर 12 है। टोटल जो जियोग्राफी में चैप्टर है ना वो है 13 और हम लोग हैं 12 में। 12 का आज अंतिम ही वीडियो मान करके चलिए कि रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संपदा और आपदा। उसका भी हम लोग लगभग 3 वीडियो पहले से बना चुके हैं ना। 3 वीडियो ना, दो दो वीडियो हम लोग इसका कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देख लेंगे भूस्खलन पढ़ाए थे, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब मिट्टी जो है या पत्थर जो है टूट टूट करके नीचे जब गिरते हैं नीचे वाले स्थानों में, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन का प्रभावित क्षेत्र क्या बताए थे हम? तो उसका प्रभावित क्षेत्र जो होगा वह ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होगा और हिमालय की तराई वगैरह इस सब में जो होगा वहां पर ज्यादा आपका है ना भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन के दुष्परिणाम हम लोगों को पढ़ना था। क्या पढ़ना था? भूस्खलन के दुष्परिणाम। तो आइए देखते हैं भूस्खलन के दुष्परिणाम। आज यहीं से हम शुरू करेंगे इसको, भूस्खलन के दुष्परिणाम। और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है भूस्खलन के दुष्परिणाम, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए हम लोग देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, बहुत अच्छे से बताया जाए। तो चलिए भूस्खलन के दुष्परिणाम को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगर भूस्खलन होगा तो क्या इससे जान माल की क्षति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, नो डाउट है कि नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अगर भूस्खलन होगा तो आप देखिएगा बहुत सारे जगहों में, पहाड़ी इलाकों में, कि वहाँ की सड़कें क्या हो जाती है? वहाँ की सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, टूट जाती है, उस पर मलबे गिर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि सड़क और रेल मार्ग ये क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध होना। तो इसको लिख लीजिए, है ना। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे समझेंगे? तो पहला है कि सड़क और रेल मार्ग का अवरुद्ध होना। देखिएगा, सड़क एवं रेल मार्ग का, है ना, अवरुद्ध होना। एक ये मैटर हो गया, अवरुद्ध होना पहला हो गया दुष्परिणाम। दूसरा दुष्परिणाम इसका क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से। तो देखिए, स्थानीय जो वहां पर बस्ती होती है ना, और जब मलबे गिरते हैं तो बहुत भयंकर जो है ना, वहां पर स्थिति हो जाती है। यानी कि स्थानीय बस्तियों को क्षति पहुंचती है। क्या बताएंगे? स्थानीय बस्तियों को क्षति पहुंचती है। दुष्परिणाम इसको लिखने के लिए आता है तो लिखेंगे आप लोग, स्थानीय बस्तियों की क्षति पहुंचती है, की क्षति पहुंचती है। ये याद रखिएगा, क्षति पहुंचती है। समझे कि नहीं? स्थानीय बस्तियों की भी क्षति पहुंचती है वहां पे। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। तो तीसरा नंबर है, और कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? तो नदियों के मार्ग। अब जैसे मान के चलिए कि भूस्खलन हुआ और मिट्टी वहां पर जमा हो गई, अगर नदी में गिर गई तो क्या नदी से फिर पानी बहेगा? वो अपना स्थान क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नदियां जो है अपना मार्ग बदल जाती है, नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। इससे नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, नदियों के मार्ग क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये भी एक कारण है इसका दुष्परिणाम का। और क्या है चौथा? अब मार्ग बदलेगा तो और अन्य लोगों को भी क्षति पहुंचाएगी, है कि नहीं? जहां पे नहीं जाना चाहिए पानी वहां भी चला जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो सकती है? बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ये भी दुष्परिणाम है। बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और क्या हो सकता है इसका दुष्परिणाम? तो एकदम निश्चित तौर पर कि जब ये सब होगा तो वहाँ डेवलपमेंट ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि विकास का कार्य क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में तो आपको मिल जाएगा नंबर। जितना नंबर का होगा, 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो विकास का कार्य प्रभावित हो जाता है। विकास का कार्य क्या हो जाता है? प्रभावित। तो ये भी हो सकता है।
प्रभावित हो जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे करके लिख लेंगे बढ़िया से, है कि नहीं। तो भूस्खलन के हो गया दुष्परिणाम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे जो टॉपिक है कि आखिर भूस्खलन के बचाव के कुछ उपाय हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं भूस्खलन के बचाव के उपाय। क्या पढ़ेंगे? भूस्खलन के बचाव के उपाय। तो भूस्खलन के बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। अब हम लोग जरा सा उपाय को देख लेते हैं, क्या क्या उपाय हैं इसके बारे में समझ लेते हैं और बढ़िया से आप लोग समझिएगा, कहीं से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो जैसे देखिए जहां पे अधिक भूस्खलन हो रहा है, समझे कि नहीं, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां के क्षेत्रों में सड़क, बांध जैसे जो विकास का जो कार्य हो रहा है, जैसे निर्माण का जो कार्य पर है, तो तत्काल उसको रोक दीजिए, है कि नहीं। वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो इसको, इस बात को समझिए। तो लिख देते हैं अधिक भूस्खलन, अधिक भूस्खलन, जहां पे अधिक भूस्खलन हो रहा है के क्षेत्रों में, कहां? क्षेत्रों में जो सड़क बन रही है, यानी कि सड़क या जो बांध बन रहा है उसको, क्योंकि आप बनाइएगा और तुरंत ऊपर से भूस्खलन होगा, ये सब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो सड़क है, बांध है, जैसे निर्माण कार्य, है ना, जैसे निर्माण कार्य, है ना, निर्माण कार्य पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबंध, है कि नहीं। वहां पर उसको रोकना होगा, प्रतिबंध होना चाहिए। तो एक भी उपाय है कि इससे हम लोगों को कम से कम क्षति ज्यादा धन की नहीं होगी, है ना। किसी भी वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बड़ी परियोजना आई हुई है तो वो परियोजना वहां पे नहीं होना चाहिए भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर। जैसे पेट्रोलियम का, कोयला का, पेट्रोलियम गैस का, ये सब का कोई खनिज वगैरह का कोई बड़ी परियोजना चल रही है तो किसी भी बड़ी परियोजना पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। बड़ी परियोजना का मतलब कि उधर जो है इलाकों में आपका बहुत बड़ा बड़ा एरोड्रम बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि किसी बड़ी परियोजना पर, किसी जो बड़ी परियोजना हो रही है ना, जैसे अभी देखिए ना सीमेंट उद्योग अगर वहां खोल दीजिएगा, बड़ी परियोजना है सीमेंट उद्योग, है कि नहीं। बांध निर्माण करना बहुत बड़ी परियोजना है, यहाँ वहां पर बस्ती बसाना बहुत बड़ी परियोजना है कि नहीं। तो ये सब परियोजना वहां पर नियंत्रण होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। तो किसी बड़ी परियोजना पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो ये कारण ये भी हो गया। इसके बाद देख लीजिए दूसरा का क्या है, आपको वहां पे जहां पे ये सब घटनाएं घट रही है भूस्खलन वाला, वहां पर कोशिश कीजिए कि वन अधिक से अधिक लगाए जाए। आखिर वन क्यों अधिक से अधिक लगाने की बात हो रही है? तो देखिए वन जब लगाइएगा, यानी कि पेड़ लगाइएगा, तो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ती है बड़ी कस के, समझे कि नहीं। वैसे भी देखिएगा जहां पेड़ पौधा लगा हुआ है वहां की मिट्टी को अगर काटिएगा ना तो जल्दी नहीं कटेगा, है कि नहीं। किसकी अपेक्षा? उसकी अपेक्षा जहां पे वन नहीं है, जहां पे पेड़ नहीं है। जहां पे पेड़ नहीं है वहां की मिट्टी आसानी से कट जाएगी, लेकिन जहां पे पेड़ होगा ना वहां की मिट्टी एकदम जकड़ी हुई रहती है। तो आप इसको रोक सकते हैं कैसे? वन रोपण का कार्य करके। कैसे कर सकते हैं? वन रोपण का कार्य करके। यानी कि इसको कैसे लिखें? भूस्खलन के बचाव के उपाय में क्या लिखें? लिखेंगे कि वन रोपण का कार्य करना चाहिए, वन रोपण का कार्य करना चाहिए। आगे समझ में? कार्य करना चाहिए, एक उपाय ये भी है। हो गया। अब देख लीजिए इसके अलावा, वन रोपण के अलावा देखिए जल का जो बहाव है, तो जल बहाव को नियंत्रण करने के उपाय होने चाहिए, है कि नहीं। जल का जो प्रवाह है, जल का जो बहाव है, उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि भूस्खलन में उसकी जल बहाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समझ में आ रही बात ना। वो कहीं एक जगह पानी स्थिर नहीं होना चाहिए, उसको निकासी का रास्ता होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि जल बहाव को, है ना, जल बहाव को, जो जल का जो बहाव है ना, उस बहाव को नियंत्रण, है ना, नियंत्रण करने का उपाय होना चाहिए, करने का उपाय होना चाहिए। एक ये भी है रीजन, है ना, इसका भूस्खलन का बचाव का, है कि नहीं। इसके बाद क्या है देखिएगा, ऐसे भी आप जान लीजिए कि यहाँ सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ी नुमा टाइप की खेती होती है ना। जैसे मान के चलिए कि
इस टाइप का ही बना हुआ है, तो इस पर कैसे खेती होगा? सीढ़ी नुमा टाइप का होगा। कैसे होगा? सीढ़ी नुमा टाइप का होगा, है ना, ताकि यहाँ पे पानी गिरेगा तो धीरे धीरे पानी ऐसे 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 होकर के निकलेगी। समझे कि नहीं? तो सीढ़ीदार खेती करने का, है ना, जो जमीन है उसको यथोचित और लाभप्रद प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, यानी कि जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है वहां पे जो है उसको सीढ़ी नुमा खेती बना दीजिए जमीन को, है कि नहीं, ताकि वहां की मिट्टी ज्यादा न कटे। समझ में आ रही है बात ना? आखिर मिट्टी ना ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसी को बचाना है तो बचा लीजिए। तो लिखेंगे कि सीढ़ीदार खेती, है ना, सीढ़ीदार खेती, जो सीढ़ीदार खेती है उसको करने से क्या चीज? जमीन का यथोचित, जमीन का यथोचित, है ना, क्या हो सकता है? लाभप्रद प्रयोग हो सकता है, लाभप्रद प्रयोग हो सकता है, लाभप्रद प्रयोग हो सकता है। समझ में आ गई बात ना? लाभप्रद प्रयोग हो सकता है। क्लियर हो गए? तो ये सब होना बहुत जरूरी है। तो आपने पढ़ लिया भूस्खलन के दुष्परिणाम और भूस्खलन के बचाव के उपाय। यही हम लोगों को प्राकृतिक आपदा संपदा में पढ़ना था, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दो मैटर और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है भूकंप और दूसरा है सुनामी। समझे कि नहीं? जैसे ही ये हो जाएगा तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में? भूकंप के बारे में। भूकंप, तो भूकंप किसे कहते हैं आप बताइए तो? भूकंप किसको बोला जाएगा? तो भूकंप में क्या होता है? पृथ्वी हिलती डुलती है, धरती क्या हो जाती है? हिलती डुलती है, यानी कि कंपन करती है। क्या करती है? कंपन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर कंपन ऊर्जा के, है ना, कैसे? पृथ्वी के भीतर जो है ना, उत्पन्न ऊर्जा से, कैसे? उत्पन्न ऊर्जा से जब अचानक धरती क्या होने लगती है? हिलने डुलने लगती है, कंपन करने लगती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इसको और बढ़िया से कैसे लिखिएगा? तो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जा के, जिसे पृथ्वी के धरती के अंदर में क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पन्न होगा, और वह ऊर्जा आपको निकलना चाहेगा, अचानक मुक्त होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? मुक्त होना चाहेगा। और मुक्त होने के लिए वह क्या मचा देता है? धरती तो चूंकि ढकी हुई है, उसको निकलने का जगह नहीं मिलता है, तो अचानक उसको, धरती को क्या करने लगेगा? निकलने के लिए उसको माने हिलाने डुलाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जब घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय जब चावल को उबालने के लिए गैस पर जो है से आप क्या चढ़ा देते हैं? जो भी पात्र चढ़ा देते हैं, तो कुछ देरी के बाद देखिएगा कि उसका जो ढकना जिसको हम लोग बोलते हैं, ढकनवा हिलने लगेगा, है कि नहीं? वह हिलने इसलिए लगता है ताकि जो नीचे का जो ऊर्जा है वाष्प बन करके मुक्त होना चाहता है। क्या होना चाहता है? मुक्त होना चाहता है। और जब आप उसको नहीं हटाइएगा तो भाप की इतनी ताकत होती है कि वह जो उस पर से ढकना जो जिससे आप ढके हुए हैं उसको उठा करके फेंक देती है, यानी कि वह विस्फोट हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही धरती जो है, अगर उसके अंदर में जो उत्पन्न ऊर्जा हो गया, वह ऊर्जा बाहर आकर के मुक्त होना चाहती है, और वह निकलने के लिए क्या करती है? उसको पृथ्वी को हिलाने डुलाने लगती है। और कहाँ से निकलती है? जहां की धरती कमजोर होती है उसको फाड़ करके बाहर अपनी उष्मा को क्या कर देती है? निकाल देती है। इसी कारण जो हलचल उत्पन्न हुआ, जो कंपन उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप। आ गया समझ में? बढ़िया समझ में आया? तो इसको परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर, समझ में आ रही है बात ना? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जा के, उत्पन्न ऊर्जा के, है ना, उत्पन्न ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से, अचानक मुक्त होने से अचानक मुक्त होने से धरातल का हिलना डुलना, धरातल का हिलना डुलना, धरातल का हिलना डुलना क्या कहलाता है? तब भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब आया समझ में? भूकंप कहलाता है।
क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए आखिर भूकंप होने के क्या कारण है। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पृथ्वी है, तो अंदर में हमारे पृथ्वी के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट है। तो टेक्टोनिक जो प्लेट है उसके आपस में क्या होने से? टकराने से। क्या होने से? टकराने से, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी बनेगा और वह विस्फोट करेगा। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट से। और कैसे होगा? तो भूमिगत अगर हम किसी कारण बस भूमि के अंदर में किसी भी कारण से हम विस्फोट कर रहे हैं तो उससे भी आपका धरती कंपन कर सकता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये सब कारण है भूकंप होने के। तो आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप के कारण क्या है, तो अब जैसे कारण देख लीजिए। तो कारण इसका पहला देख लीजिए, तो सबसे पहले बताएंगे है ना, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, है कि नहीं? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से, क्योंकि आपके धरती के अंदर में ना, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, परत बाई परत आपका सब खनिज लवण भरा हुआ है, समझे कि नहीं? आपस में टेक्टोनिक प्लेटें जो है से टकराती हैं। टकराते टकराते क्या हो जाती है? उसमें से उष्मा निकलने लगता है। जैसे आप किसी भी पत्थर को पत्थर पर मारिएगा तो उसमें से चिंगारी निकलेगा, तो वो टकराती है तो वो उष्मा उत्पन्न करती है। धीरे 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 ये गैस काफी मात्रा में बनने लगता है और नीचे एक ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है कि वह उष्मा अचानक बाहर निकलना चाहता है, और वह जब निकलने इस धरती को नहीं देता है तो वह क्या करने लगता है? उसको हिलाने डुलाने लगता है। क्या करने लगता है? हिलाने डुलाने। ठीक आपको जैसे हम उदाहरण दिए ना अभी भोजन वाला उदाहरण, है कि नहीं? कि चावल बनाते समय जिस तरह से आपका जो है ना, उसको क्या बोलते हैं जिसमें चावल उबाला जाता है से? तसला। हाँ, तो उसमें जैसे पानी को उबालते हैं तो उस पर ढकना अगर रख दीजिएगा तो क्या होगा? उसको हिलाने डुलाने लगता है फर्स्ट टाइम में। अब अगर नहीं हटाइएगा उसके बावजूद भी तो उसको उठा के क्या कर देता है? फेंक देता है। बस वही स्थिति भूकंप का भी है, कोई दूसरी बात इसमें भी नहीं है। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गया? ज्वालामुखी विस्फोट भी इसका कारण है। ज्वालामुखी जिस विस्फोट करेगा ना, अब कहां से धरती निकलेगी? अब हमको बताइए, कभी भी उष्मा निकलने के लिए कहां से धरती फटेगी? जहां से कमजोर धरती होगी, है कि नहीं? जहां पे मजबूत होगा वहां से भूकंप नहीं आएगा, वह हिलिए डोल करके रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो अपनी गर्मी निकालेगा, वो, है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी होता है। तो ज्वालामुखी जहां होगा ना उसके आसपास की धरती कंपन करने लगती है, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? और हम लोगों का जो है मानव जो क्या करता है, भूमिगत जो विस्फोट होता है उसकी वजह से भी होता है ना? तो इसको भी लिख देते हैं भूमिगत विस्फोट से, इससे भी हो सकता है, यही कारण है। इसका प्रभाव से क्या हो सकता है? अगर इसका प्रभाव से क्या हो सकता है तो ध्यान समझिएगा। इसका प्रभाव से इमारतें गिर जाती हैं। इमारतों का गिरना इसका पहला प्रभाव लिख देते हैं। इमारतों का गिरना, इमारतों का गिरना। अगर कमजोर इमारत रहेगा तो हड़ाक से गिर जाएगा, मजबूत रहेगा तो थोड़ा हिले डुलेगा, है ना? और उसके बाद काफी तीव्रता से आएगा। जब 8-9 का रहेगा तभी गिर पाएगा ज्यादा, है कि नहीं? कमजोर रहेगा तो छोटे झटका में 3-4 के झटका में उलट देगा उसको, है कि नहीं? तो ये है आपका जन धन की हानि होती है, इसका प्रभाव यही है। 1984 में जब बिहार में भूकंप आया था तो 20,000 लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 20,000। जन धन का क्या होता है? इसमें हानि होती है। जन धन की क्या होती है? हानि होती है। और क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, भूस्खलन होगा और दरारें पड़ जाएंगी, है ना? धरती में क्या हो जाएंगी? दरारें। भूस्खलन भी होगा और दरारें भी होंगी, यानी कि दोनों चीज होगा। भूस्खलन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? दरारें बननी शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो फटना शुरू हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये सब चीज जो है भूकंप का ये प्रभाव हो गया। अब आता है भूकंप जो है संवेदनशीलता के आधार पर, मैंने इसको हम लोग भूकंप को तीन या चार 5 भागों में इसको बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं? 5 भाग में। हम कितना भाग में बांट देते हैं? 5 भाग में। कैसे? तो एक है भूकंप संवेदनशीलता के आधार पर इसको 5 क्षेत्र में बांट देते हैं। जहां ज्यादा भूकंप आता है ना, जहां भूकंप बराबर आते रहता है, जहां थोड़ा बहुत भूकंप आता है, जहां मध्यम भूकंप आता है, और जहां जो है से निम्न भूकंप आता है ना? और न्यूनतम का मतलब हो गया कि न के बराबर जहां पे भूकंप आता है। तो उसको हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम बनाते हैं उसका नाम लिख देते हैं भूकंप, है कि नहीं? कैसे? संवेदनशीलता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर, संवेदनशीलता के
आधार पर, है कि नहीं, क्षेत्रों का वर्गीकरण कर देते हैं, क्षेत्रों का वर्गीकरण। यही आपका टॉपिक भी किताब में मिलेगा, है ना, टॉपिक मिल रहा है, भूकंप संवेदनशीलता के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला देख लेते हैं अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र का मतलब होगा जहां पे हमेशा भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। जैसे गुजरात में एक जगह है कच्छ, कौन सा जगह है, कच्छ, यहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहता है। दूसरा जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, और कहाँ पे, तो आपका जो हो गया वहीं पर बगल में हिमाचल प्रदेश, क्या नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश, ऐसे लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं ना, हिमाचल प्रदेश है। या आप मुझे पड़ी है आपका देखिएगा उत्तराखंड, क्या नाम है उसका, उत्तराखंड। ये सब पर हमेशा माने बहुत चांसेज होते हैं भूकंप आने के, समझे कि नहीं, उत्तराखंड हो गया। आपका बिहार भी है जहाँ पे हलचल होता है कि नहीं, बिहार भी है उस जगह पे। वेस्ट बंगाल भी है, क्या है, वेस्ट बंगाल भी है, मैंने पश्चिम बंगाल है। आप कुल मिला जगह संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर का मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि पूर्व और उत्तर, जैसे यहाँ पे ऐसे है, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, तो ये वाला कोना पर का जितना भी होगा सब के सब राज्य भूकंप के मामले में अगर बात करें तो अत्यधिक संवेदनशील है। कैसे है, अत्यधिक संवेदनशील। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो है अति संवेदनशील, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, और अब हो गया ये भी अति है, अति संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र। तो अति संवेदनशील क्षेत्र में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पूर्वोत्तर गुजरात, है ना, गुजरात में जो पूर्वोत्तर होगा वो, तो पूर्वोत्तर गुजरात अति संवेदनशील है भूकंप के मामले में। जम्मू कश्मीर तो है, ये है भाई, जम्मू कश्मीर में जब अत्यधिक है तो इसमें भी आ जाएगा, है कि नहीं, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लद्दाख, लद्दाख सबसे ऊपर, है ना, भारत का ताज, कौन, लद्दाख, है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश, इधर ही ज्यादा भूकंप आएगा, है ना, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद देखिएगा वहीं पे बगल में है पंजाब, तो पंजाब भी सटा हुआ है तो वो भी प्रभावित हो जाता है, तो पंजाब भी हो गया। और देख लीजिए, और ध्यान से समझ लीजिए, पंजाब के बाद क्या हो जाएगा, तो बगल में है उत्तराखंड, उत्तराखंड ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, है कि नहीं, यूपी के बाद आप बगले में बिहार ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बिहार, ये भी अति संवेदनशील है। फिर आपका देख लीजिए पश्चिमी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरा नहीं, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र बोलेंगे तो जैसे यहाँ पे भारत है, ऐसे पर महाराष्ट्र है, तो ये वाला भाग, समझे कि नहीं, तो कौन हो जाएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र, समझे कि नहीं। इसके बाद उड़ीसा, तो उड़ीसा का भी सब क्षेत्र नहीं, उड़ीसा का पूर्वोत्तर कोना, उड़ीसा का पूर्वोत्तर कोना, पूर्वोत्तर कोना, ये सब भूकंप से अति संवेदनशील में आएंगे। तीसरा हम लोग देख लेते हैं अति संवेदनशील के बाद, अब आइए मध्यम संवेदनशील, है कि नहीं, मध्यम संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील, ध्यान से समझिएगा, मध्यम संवेदनशील का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो मध्यम संवेदनशील क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, तो देश का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र बोले तो ये साइड में, देश का पश्चिमी क्षेत्र, देश का पश्चिमी क्षेत्र, ये सब क्या है, माने आते रहता है बराबर, लेकिन माने आपका बहुत ज्यादा क्षति नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं। तो ये क्षेत्र हो गया। विंध्याचल के साथ, जो विंध्याचल देख रहे हैं ना, तो विंध्याचल के साथ लगी मध्यम पट्टी जो है वहां पर, विंध्याचल के साथ लगी मध्यम पट्टी, यहां भी भूकंप का मध्यम क्षेत्र है, ये है ना, मैदानी भाग का मध्य भाग, मैदानी भाग जो देख रहे हैं पूरा गंगा के किनारे वाला, तो मैदानी भाग का मध्य भाग, यहां पर जो है आपका मध्यम संवेदनशील है।
और एक पढ़ लेंगे हम लोग क्या चीज, निम्न संवेदनशील क्षेत्र। क्या पढ़ लेंगे, निम्न संवेदनशील क्षेत्र, निम्न संवेदनशील क्षेत्र भूकंप का। तो निम्न संवेदनशील क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो आप देख लीजिएगा, मध्यम संवेदनशील में जितना भी है इसी का आसपास का है ना, इसी का नजदीक वाला, समझे कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, मध्यम संवेदनशील क्षेत्र, मध्यम संवेदनशील क्षेत्र है ना, मध्यम संवेदनशील क्षेत्र जो जो भी होगा है ना, तो उसी क्षेत्र का, मध्यम संवेदनशील का जितना भी क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं उसी क्षेत्र का सटी भीतरी भाग है ना, सटी भीतरी क्षेत्र कर देते हैं। उसका अंदर का क्षेत्र जो होगा एकदम निम्न संवेदनशील होगा, और एकदम न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र, न के बराबर जहां भूकंप आता है, न्यूनतम है ना, न्यूनतम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूनतम। तो न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र, न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र, देखिएगा ध्यान से, न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र में कौन आ जाएगा, दक्षिणी भाग में कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक, और क्या हो जाएगा, पूर्वी महाराष्ट्र, कौन महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, और कौन सा जगह आ जाएगा, तो उड़ीसा, कौन हो जाएगा, उड़ीसा, और कौन, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब क्या समझिएगा, आंध्र प्रदेश, और कौन सा जगह है, तो राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग, आ गया समझ में। यहाँ पे न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये हम लोगों ने भूकंप संवेदनशीलता के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण समझा है, समझ में आ गई बात ना। अब हम लोग समझेंगे कुछ भूकंप के बारे में, कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं, समझे कि नहीं। तो यहां तक की मैटर को समझ लिए, तो अब जरा सा ध्यान समझिएगा, देखिएगा, भूकंप में दो तीन बातों को ध्यान से समझिए। क्या चीज, जहां हलचल प्रारंभ होती है, जहां पर हलचल प्रारंभ होती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो उसे ही हम लोग भूकंप का नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभि, जहां पर हलचल प्रारंभ होगा। तो याद रखिएगा इस बात को, आपसे नाभि पूछा जाता है, तो नाभि किसे कहेंगे, मैंने नाभि का मतलब क्या है, ये नहीं बोलिएगा कि नाभि जो हमने के शरीर के बीच बीच भाग में, दो भाग में बांट देता है उसको नाभि पर, वो भी नाभि ये है, किसका नाभि है, भूकंप का, किसका नाभि है, भूकंप का। तो उसको कैसे लिखेंगे, जहां हलचल प्रारंभ होती है, जहां हलचल प्रारंभ होती है, जहां हलचल प्रारंभ होती है, जहां पे हलचल जो है ना प्रारंभ होती है, तो जहां पर शुरुआत होगी उसे भूकंप का क्या कहते हैं, भूकंप का नाभि कहते हैं, भूकंप का नाभि कहते हैं। तो नाभि लिख दीजिएगा, अगर आएगा तो क्वेश्चन, बोलिए लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा, लिख दीजिएगा ऐसे ही, भूकंप का नाभि कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का नाभि। अब देख लीजिए, अधिक केंद्र किसे कहते हैं, भूकंप का अधिक केंद्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब भूकंप आया, ठीक है ना, तो भूकंप में क्या होता है, तो पृथ्वी के तल, पृथ्वी तल के जिस भाग पर, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी तल के जिस स्थान पर इसका प्रभाव सबसे अत्यधिक होगा वही भूकंप का अधिक केंद्र माना जाएगा, या उसी को भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात है। तो समझ लीजिए, पृथ्वी तल के जिस स्थान पर, पृथ्वी तल के जिस स्थान पर सबसे अत्यधिक प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो क्या बोल रहे थे, पृथ्वी तल के जिस स्थान पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव क्या सबसे पहले पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप का अधिक केंद्र कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं।
अब आ गया समझ में? उसे भूकंप का क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए यहां तक मतलब समझ आई। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? अब जो भूकंप है तो हलचल जब होगा तो उसमें से दो तरंगे निकलेंगे। जब हलचल होता है, पृथ्वी जब कंपन करती है तो उससे कितना तरंग निकलता है? दो तरंग। तो याद रखिएगा दो तरंग निकलेगा। हलचल होने से, हलचल होने से दो तरंग निकलती है। कितना तरंग? दो तरंग निकलती है। ये दो तरंगों का बारे में जान लीजिए, कौन कौन सा तरंग निकलता है उसके बारे में जान लीजिए। तो एक हो गया प्राथमिक तरंग और एक हो गया द्वितीयक तरंग। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंग और एक को क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंग। कौन सा तरंग? द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग। अब यहां पर इस मैटर को समझिए कि प्राथमिक तरंग किसको बोलेंगे। तो देखिए प्राथमिक तरंग किसको बोलते हैं? अगर पृथ्वी का कंपन किए हुए 1 सेकंड हुआ और 1 सेकंड में वह कंपन 8 किलोमीटर तक की दूरी करती है तो उस तरंग को क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंग। क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंग। यानी कि प्राथमिक तरंग में क्या लिखेंगे? तो प्राथमिक तरंग में लिखेंगे कि 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर तक दूरी, है ना, दूरी तय करने वाले तरंगों को, तय करने वाले तरंगों को, तरंगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंग कहते हैं। हो गया? अच्छा, अद्वितीयक तरंग किसे कहेंगे? तो धीमी गति से चलने वाली तरंग को द्वितीयक तरंग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, धीमी गति से दूरी तय करने वाले तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। समझ में आ गई बात है? अब समझ लीजिए आगे क्या समझिएगा। देखिए जब पृथ्वी तल पर, जैसे ऐसा थोड़ी है कि भूकंप पृथ्वी की सतह से उठता है। भूकंप जब भी उठेगा तो पृथ्वी के अंदर से उठेगा, है कि नहीं? पृथ्वी के अंदर से उठेगा तब उसको पहुंचते पहुंचते पृथ्वी तल पर आएगा कि नहीं तरंग। तो जब ये तरंगे पृथ्वी तल पर पहुंचती है तो ये तरंगे तल तरंगे कहलाती है। कैसा तरंग? तल तरंग में बदल जाती है। तो लिखेंगे पृथ्वी तल, है ना, पृथ्वी तल, है ना, पृथ्वी तल पहुंचने पर ये तरंगे किस तरंग में बदल जाती हैं? तल तरंग में, तल तरंग में बदल जाती है। आगे समझ में? तल तरंग में क्या होती है? बदल जाती है। कोई दिक्कत है? तल तरंग में बदल जाती है। देखिए कुछ भूवैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, दो भूवैज्ञानिक, एक का नाम था रॉले और दूसरा के नाम था लव। क्या नाम था? लव, लवकुश लव, है कि नहीं? तो एक का नाम था क्या चीज? रिले, है कि नहीं? दूसरा के नाम था क्या चीज? लव। और इन्हीं दोनों के नाम पर, क्योंकि उन्होंने, रिले और लव ने भूकंप पर बहुत ज्यादा अपना, है ना, स्पष्ट निर्णय दिया है और उसके बारे में हम लोगों को बताया है। तो इसलिए इन दोनों तरंगों को ही, तल तरंग में जो आता है ना, तो इन्हीं के नाम पर इन तरंगों का नाम रख दिया गया रैले तथा लव तरंग। क्या रख दिया गया? रैले तथा लव तरंग इसको कहा गया। समझे कि नहीं? इस तरंग की अगर लंबाई के बारे में बात कीजिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कंपन में जितना दूरी तय कर लेगा वही इस तरंग का माप हो जाएगा। वही इस तरंग का क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा, जो बहुत अधिक होती है कि नहीं? भूकंप में क्या होती है? बहुत अधिक होती है और ये तरंगे घातक होती
है कि नहीं। रौले और लव जो तरंगे हैं वो काफी क्या होती हैं, घातक होती हैं, और इसी की वजह से आपकी इमारतें गिर जाती हैं, है कि नहीं। घर मकान क्या हो जाते हैं, कंपन करके मकान गिर जाते हैं। समझ में आ गया बात। भूकंप को नापने वाला जो माने पैमाना होता है, भूकंप को जो हम लोग नापते हैं, उसकी तीव्रता को जो मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को कैसे मापते हैं, तो उसको मापने के लिए रिक्टर पैमाना होता है। क्या होता है, रिक्टर पैमाना होता है, उसी से हम लोग भूकंप को नापते हैं। 7 से अधिक रिएक्टर का हो गया तो वह समझ लीजिए कि घातक हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, भूकंप बहुत घातक हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना है हम लोगों को। क्या समझना है, तो ये समझिए। भूवैज्ञानिक का नाम बताइए, तो जो हम बताए थे अभी। हाँ, भूवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने गहन अध्ययन किया भूकंप पर, उसका नाम था क्या चीज, रिले तथा लव। रिले तथा लव, समझे कि नहीं। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर तरंग का नाम बताइए, रैले तथा लव तरंग। रैले तथा लव तरंग, समझे कि नहीं। रैले तथा लव तरंग कहेंगे इसको। इनकी तरंग लंबाई क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इनकी तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है। बहुत क्या होती है, अधिक होती है। बहुत अधिक का मतलब कितना, कि ये तरंगे एक कंपन के दौरान में तय की गई दूरी, एक कंपन के दौरान तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यही इसका लंबाई होता है। समझे कि नहीं। और ये तरंगे कैसी होती हैं, तो ये तरंगे बहुत घातक होती हैं, बहुत घातक होती हैं। ये तरंगे बहुत घातक होती हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है ना, पृथ्वी तल से कंपन, पृथ्वी तल पर कंपन होता है, पृथ्वी तल पर कंपन होता है, कंपन होता है। समझे कि नहीं। और मकान क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और मकान गिरने लगते हैं। आगे समझ में, गिरने लगते हैं। समझे कि नहीं। तो ये हो गया। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या देखिएगा, भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता कैसे नापी जाती है। यहां तक हो गया ना। अगला हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को, है कि नहीं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। रिक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं, पैमाना का प्रयोग करते हैं, रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो समझ लीजिएगा कि रिक्टर पैमाना, तो रिक्टर पैमाना कितना होना चाहिए, अगर भूकंप का 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विनाशकारी। रिक्टर पैमाना 7 से अधिक, 7 रिक्टर पैमाना से अधिक, 7 रिक्टर पैमाना से अधिक भूकंप क्या होता है, विनाशकारी होता है। क्या होता है, विनाशकारी होता है, विनाशकारी होता है। समझे कि नहीं, क्या होता है, विनाशकारी होता है। समझे कि नहीं। 11 मार्च का वो दिन था, कब, 11 मार्च, और 11 मार्च भी याद रखिएगा, और 2011, 11 मार्च 2011 जापान में सबसे शक्तिशाली रिक्टर पैमाना का भूकंप आया था, और वह रिक्टर पैमाना कितना था, 9। कितना था, 9। 7 से अधिक तो विनाशकारी हो जाता है। और वहां पर कितना आ गया, जापान में कितना आ गया, 9 रिक्टर पैमाना का भूकंप आया। और जब 9 रिक्टर का आया तो यह भूकंप इतना विनाशकारी था कि पूरे जापान को ही तबाह कर दिया। और सिर्फ जापान को ही नहीं तबाह कर दिया, आपको जान करके इस बात का आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है, यह भूकंप इतना जबरदस्त था
कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसकी धुरी को भी लगभग, उसका जो धुरी है उसको लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक पीछे घसका दिया था। समझ में आ गई बात? पृथ्वी की धुरी जल्दी घसकती नहीं है, वह अपने अक्ष पर घूमते रहती है, लेकिन इतना जबरदस्त भूकंप था, है ना। 11 मार्च 2011 ईस्वी को आया हुआ भूकंप जो जापान में आया था, जिसका रिक्टर पैमाना 9 था और अभी तक का सबसे शक्तिशाली रिक्टर पैमाना है वो, समझे कि नहीं, जिसमें पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसको भी 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक पीछे ठेल दिया था। अब समझ में आ गई बात है? अब समझ में आ गई बात है? तो इसको भी हम लिख ही देते हैं। कितना तारीख को? 11 मार्च 2011। किताब में दिया हुआ है ना, ये बात लिखा हुआ है ना किताब में, होगा लिखा हुआ, उसको लटिए, उसको लटिए। अब देखिए किनारे पर लिखा हुआ होगा, हाँ देखिएगा लिखा हुआ है सबसे ऊपर रही लाइन में, है ना। 11 मार्च 2011 को कहाँ? जापान में। अब देखिए हम लगता है फिर एक और वीडियो का बना देगा, हो खत्म हो गया जापान में, समझे कि नहीं, जो सबसे शक्तिशाली, कम से कम भूकंप समाप्त हो जाए, सबसे शक्तिशाली भूकंप कितना तीव्रता का आया था? तीव्रता इसकी कितनी थी? 9। तीव्रता कितनी थी? 9। यह भूकंप है ना, पृथ्वी को अपनी धुरी पर, है ना, जहां पे नाचता है पृथ्वी, धुरी पर लगभग कितना पीछे हटा दिया था? 10 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं, खिसका दिया। क्या कर दिया था? खिसका दिया था, खिसका दिया। हाँ, आ गया समझ में? देखिए भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय। इसका भूकंप को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कम करने के उपाय हम लोग कर सकते हैं। कि क्या कर सकते हैं, समझे कि नहीं, है ना। भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय देख लीजिए जरा सा। क्या देख लीजिएगा, ध्यान समझिए। भूकंप जो होता है, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना कर दीजिए। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, समझ में आ रही है बात? केंद्रों की स्थापना, उसमें लगा दीजिए क्या चीज? जीपीएस। क्या लगा दीजिएगा? जीपीएस की मदद से, जीपीएस की मदद से आपको क्या समझना है? जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का अध्ययन, प्लेट हलचल का अध्ययन करना है। अगर इसका अध्ययन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ इसका उपाय आप निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर, है ना, किसका? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों, है ना, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर मानचित्र तैयार कर। क्या तैयार कर? मानचित्र तैयार करना, मानचित्र तैयार करना और लोगों को सूचित करना, लोगों को सूचित करना, लोगों को सूचित करना तथा शिक्षित करना। एक उपाय भी हो सकता है, शिक्षित करना। समझ में आ गई बात? शिक्षित करना एक उपाय हो गया। तीसरा उपाय बताइए। तो तीसरा उपाय है भूकंप रोधी भवनों की, जो भूकंप, ऐसा मकान बनाइए जो भूकंप रोधी हो, यानी कि भूकंप रोधी भवनों की, है ना, डिजाइन बनाना।
कैसे बचाया जा सकता है भूकंप आने पर भी, तो उसका भी निर्माण करना। तो भूकंप रोधी भवनों की, भूकंप रोधी भवनों का, है ना, भवनों की डिजाइन करना। अब जो हम लोग क्या करते थे, जो मकान बनाते थे बिना नक्शा बिना कुछ किए हुए ऐसे ही उठाए, ईंटा जोड़ दिए, पिलर पर बना दिए, खत्म कर दिए। नहीं, ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिससे भूकंप आए भी तो वह मकान को जल्दी क्षति न पहुंचाए, समझे कि नहीं, ऐसा डिजाइन करवाना है। चौथा और क्या हो सकता है ना, हल्के सामग्रियों का, हल्के निर्माण सामग्रियों का प्रयोग, हल्के निर्माण सामग्रियों का प्रयोग करना है। सामग्रियों का प्रयोग, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भारी बना दीजिए कि तुरंत भूकंप आएगा, एक ही झटका में उसको उलट उलट दे, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका भूकंप क्या हो गया, समाप्त है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर भूकंप पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ लेंगे सुनामी। क्या पढ़ लेंगे, सुनामी। समझ में आ रही है बात ना। तो सुनामी पढ़ लेंगे तो उसमें भी 10-15-20 मिनट लगेगा समय। आप लोग को किताब देखने के लिए इसलिए बोले हैं, आखिर हम लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तब ना बता दिए कि देखिए उलटिए वहां पे मिल जाएगा। तो आपका किताब का मेरा पूरा अध्ययन हुआ है, समझे कि नहीं, तभी हम पढ़ा पाते हैं, बिना पढ़े हुए नहीं पढ़ा पाते हैं, समझे कि नहीं। और हर एक टीचर को चाहिए कि वह पढ़ा करके ही आपको पढ़ाए, है कि नहीं, तभी आपका बढ़िया से वो टीचिंग कर सकता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेंगे